ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वाला तो सब आगे आगे लगा दें, ये पीछे ना बढ़ाएं यार। चेयर्स चेयर्स किसको कहा? आने थे आगे 8 बच्चे उन्होंने 2000 जमा करा। ये वो पूरी ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ आगे रोल बना दें। मिड लाइन में बस ये जो आखिरी लाइन में बच्चे बैठे हैं उन आगे करो। नीचे से किसी को लगा लो ना सादा। ये बेटा जरा ऑनलाइन स्टूडेंट सर करनी 2-3 मिनट तक क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग बेटा जो लास्ट लाइन में करनी है आगे आ जाइए, ये चेयर में आगे करवा दो। नहीं सही नहीं आएगा, अभी मैं जब लिखूंगा फिर नहीं सही आएगा। ये लास्ट रो जो है ना इसको उठा दें आगे कर। नहीं अभी इधर चेयर नहीं ना, नहीं आप अगर उठेंगे बेटा ये चेयर बन जाएगी ना यार, तो जहाँ से उठेंगे यहीं से चेयर आगे कर दें। अच्छा ठीक, मंगवाएं फिर जरा करना। आप बेटा आगे आ जाओ, इधर है, इधर सर, इधर आगे आ जाए। चेयर है, चेयर है, इधर मेरे ख्याल जगह नहीं, इधर से आ जाए। ये किसी और का साथ लगा लेना था, एक एक करके नए से लग जाएगी किसी को। एक रो यहाँ बना दो, तो और लगा हुआ साथ कौन 2-3 बंदे लगा के फटाफट कर देना चेयर्स। आप बेटा जरा इसे चेयर्स जब ये लग जाएंगे ना फिर तो आपके साथ में लगा लीजिएगा। अभी लग जाएंगे ना जब तक साथ में ला लीजिएगा 2 लाइन में, इस तरफ से जगह बन जाएगा। आधे आप ये वाली चेयर भी इस तरफ कर दो जरा, थोड़ा सा इधर कर देंगे, ये वाली तो पड़ेगी। अच्छा आप जो बेटा लास्ट रोज में बैठा ना आप आगे आ जाओ, ये लास्ट टाइम में, और खास तौर पर जिनकी इधर हाइट छोटी है लास्ट लाइन वाले पहले आगे आ जाओ। आप भी इस तरफ भी जो लास्ट लाइन में आ जाए, कुछ नहीं होता। नहीं इतने सारे बस है ही जगह नहीं है, ये अपना इधर चेयर उस तरफ कर देना।
नहीं भाई को पीछे बिठा दो। आप बेटा इधर आ जाओ, मैं अभी सीधे करवाता हूँ, इधर कर ये इसको आप इधर कर लो। आप इस तरफ कर, बस ठीक है, बस ये आगे नहीं जाएगा, आप इधर कर लो, साथ मिला लो। आप बेटा साथ कर लो इसको, अपनी रो को ना इसके साथ लगा लो। नहीं आगे नहीं कह रहा, आगे नहीं कह रहा, उसी सीक्वेंस में कह रहा। आप काइंडली अपनी ना फर्स्ट 2 रोज है, बस फर्स्ट 2। ये मुबीन है, एक चेयर इसके लिए करते हैं, आप अपने लिए दूसरी ले आओ। इधर आप लोगों को नजर आ रहा है? रजिस्टर का एक नया पेज निकालेंगे। आप इधर आ जाओ बेटा, आप इधर चले जाओ। नहीं आप इधर आ जाओ, आपकी इधर हाइट ज्यादा, वो करना ये वो भी सही कर रहा है। चलिए सर, इस डिस्कशन स्टार्ट करें। एक नया पेज काइंडली निकालो, तो सब डिस्टर्बेंस काइंडली खत्म करेंगे। आज जो हमने डिस्कशन नहीं स्टार्ट करनी, उस डिस्कशन से पहले काइंडली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में लाएंगे। एक कैपिटल की वर्किंग लिखेंगे, कैपिटल आता है उसमें स्टार्ट में। कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ये वाला कैपिटल लेने दें, वो वाला पूछ रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के स्टार्ट में क्या आता है? एसेट्स की बात हो रही है, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल बताएं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। कोई इंटेंजिबल एसेट। करंट एसेट्स में सीक्वेंस बताएं। स्टॉक, डेटर्स में से अलाउंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक। टोटल एसेट से आगे चले, कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। लिखें, कैपिटल की अगर वर्किंग करनी हो आपने, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लिखेंगे आप। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, समझ रहे बट्स? पीरियड के स्टार्ट पर लेट्स अज्यूम 5 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में से अगर नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे? सपोज 3 लाख। अगर लॉस हो डेफिनेटली लेस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर ड्राइंग्स हैं तो माइनस हो जाएंगे। फिगर्स में जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो सपोज 1,50,000 की ड्राइंग्स है, कैलकुलेटर यूज करें। कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड, $5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख माइनस 150 6,50,000 हो रहा है। मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन? प्लीज कोई क्वेश्चन?
ये मुझे सब इसी चल रहे सारे, ये वाला भी चल रहा नहीं, पीछे रहो जी। कोई कंफ्यूजन नहीं मैडम मेरी बात में? नई चीज ये है कि एक सेकंड बोर्ड पे देखूंगा, ये जो मैंने 4 फिगर्स आपके सामने लिखी हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। आपने जरा ये वो फिगर्स काइंडली पहले जरा लिखवानी है। इन फिगर्स से एक कैपिटल अकाउंट बन सकता है, कैपिटल का लेजर। जरा देखें हमने ये 4 फिगर्स आराम से पहले तसल्ली से देखें। मेरा नहीं ख्याल आपने पहले ये बात इस तरह सुनी होगी। हमारे इस कैपिटल अकाउंट कैपिटल की फिगर में कुछ चेंज आ रही है? स्टार्ट में 5 लाख था, फिर क्या हुआ? प्रॉफिट ऐड हुआ, ड्राइंग लेस हुई, क्लोजिंग कैपिटल बन गया। ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल बन गया, पीरियड के स्टार्ट पे पीरियड के एंड पे। तो इन फिगर्स को कोई लेजर फॉर्म में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है सर। 5 लाख के बारे में सोचें, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है? कैपिटल ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखो? पहले लिखवा दीजिएगा सारा। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, कोई कंफ्यूजन? अब प्रॉफिट पे आएगा, प्रॉफिट इसमें ऐड होना है लेस होना? क्या मतलब ऐड होना? किधर आएगा? प्रॉफिट की फिगर इटसेल्फ क्रेडिट होती है डेबिट होती है? प्रॉफिट बेटा तब आता है जब सेल्स, ये इनकम ज्यादा होती है, सेल में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है या इनकम ज्यादा हो? इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। तो इनकम्स क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। प्रॉफिट अगर आया है तो इनकम ज्यादा होने की वजह से आया होगा, इसलिए प्रॉफिट प्लीज है क्रेडिट फिगर है। फॉर एग्जांपल 5 लाख की इनकम थी, 5 लाख की इनकम मींस 5 लाख क्रेडिट बैलेंस था। एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस थे, 2 लाख रुपीस डेबिट फिगर थी, लेस किया आपने। बट अपने एक्सपेंसेस में बोल रहा हूँ, यकीनन वो कॉस्ट ऑफ सेल में होंगे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होंगे, फाइनेंशियल चार्जेस होंगे। सम ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख रुपीस है तो 2 लाख रुपीस डेबिट फिगर है, डेबिट फिगर है सर। 5 लाख क्रेडिट फिगर है, तो प्रॉफिट कितना आया? तो प्रॉफिट क्रेडिट फिगर क्यों होती है? क्योंकि आता ही कब है? जब इनकम ज्यादा होगी। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो फिर लॉस होता है, तो लॉस डेबिट फिगर क्यों होगी? क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट फिगर। तो अगर प्रॉफिट है तो इनकम ज्यादा होने की वजह से होगी, और अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस ज्यादा होना। तो प्रॉफिट इसमें अब ऐड होना है या लेस होना? किस साइड पे लिखूं? एनी कंफ्यूजन है? नहीं, पहले बात पूरी करना था जरा मुझे, एकदम लिखना शुरू हो रहा था, जज्बाती हो रहा था। 3 लाख समझ आ गया सबको मैंने क्या किया, क्यों इसे क्रेडिट किया है? क्या इसके प्रॉफिट के होने से कैपिटल ने बढ़ना है? तो टोटल 8 लाख कैपिटल हो गया। अब ड्राइंग वाली फिगर देखें कितनी, किस तरफ लिखो? लेकिन ड्राइंग्स को बड़ा जरा सही अंडरस्टैंड करें जरा। यकीनन वो आपकी बात ठीक है, कैपिटल में उसने लेस होना है, यकीनन डेबिट होना चाहिए, वो मैं आता हूँ एक मिनट। ड्राइंग्स की 1 मिनट एंट्री बोला जरा सर जी, प्लीज पार्टिसिपेट करें सर। ड्राइंग्स की एंट्री सर, ड्राइंग्स डेबिट। जब वो अगर कैश ड्राइंग्स हुई है तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। गुड्स की ड्राइंग्स है, परचेजेस डेबिट ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो ये ठीक है, जो कैश का जा रहा है तो कैश क्रेडिट, और अगर गुड्स जा रही हैं तो गुड्स के लिए काउंटिंग एंड फिर परचेजेस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स डेबिट, मेक द थिंग सिंपल। सपोज कैश ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। कैसे लिखूं? डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे? डेबिट क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट, और यकीनन फिर एक कैश का लेजर भी होना चाहिए। कैश के लेजर में फिगर किधर आएगी? क्रेडिट साइड पे जाएगी। ठीक है, तो पहले जरा ये बात क्लियर कर लें, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट अगर मैं पोस्ट करूं तो ड्राइंग्स के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे, और अगर कैश का लेजर रिक्वायर्ड हो तो क्रेडिट साइड पे फिगर जाएगी। ठीक है यहाँ तक? लेकिन बेटा नेक्स्ट, क्या इस ड्राइंग्स के इंक्रीज होने से, इन ड्राइंग्स के होने से कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट आएगा? कैपिटल ने भी
कम हो जाना। सही कर रहा हूं? तो अब अगर मैं इस कैपिटल अकाउंट में जो मैं ऊपर बना रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो लेजर है, कैपिटल अकाउंट में मैं क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट तो मैंने ऐड कर दिया, मुझे ड्राइंग्स अब उस लेजर में लिखनी पड़ेंगी, तभी सही क्लोजिंग बैलेंस आए। तो प्रोसीजर ये होता है कि पहले ड्राइंग्स अपना लेजर बनेगा, एंट्री ड्राइंग्स ही नहीं बदल देनी है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, या अगर गुड्स की ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स डेबिट, वो परचेजेस क्रेडिट, एंट्री वही रहनी है। लेकिन फिर अगर आपने कैपिटल अकाउंट बना के क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो फिर तरीका ये होता है कि जो ड्राइंग्स की फिगर अपने लेजर में आ गई है, उसको फिर आप इस ड्राइंग्स के लेजर से निकाल के कैपिटल के लेजर में ट्रांसफर करते हैं। किसको कहां से निकाल के कहां ले जाएंगे? ड्राइंग्स को उसके अपने लेजर से ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, अगर आपने कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना। तो किस अमाउंट को कहां लेके जाना चाह रहा हूं, क्यों लेके जाना चाह रहा हूं? ताकि लेजर फॉर्म में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो। तो यहां से फिर एक और एंट्री बनेगी इन एडिशन टू द डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट, एक और एंट्री हम करेंगे, किसको कहां ट्रांसफर करना है? ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगी? ड्राइंग्स अपने लेजर में डेबिट हुई है इस वक्त, इसको यहां से अगर ट्रांसफर करेंगे तो ड्राइंग्स क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट। व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस एंट्री जो मैं करना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, इस एक ट्रांसफर एंट्री कर रहा हूँ, ड्राइंग्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट से। और क्यों कर रहा हूँ? ताकि कैपिटल अकाउंट का सही सीडी फाइंड आउट हो जाए। मसलन अगर मैं ये एंट्री ना करूँ तो एज इट इज कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन 5 लाख है, प्रॉफिट 3 लाख है, एज इट इज बैलेंस करूंगा तो कैपिटल तो 8 लाख बनता है। हालांकि अगर ड्राइंग्स हैं तो कैपिटल की फिगर लेस करके रिमेनिंग कैपिटल की अमाउंट आनी चाहिए। तो उसके लिए किया ये जाता है, पहले आप ड्राइंग्स को डेबिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पहले मैं जरा एक एंट्री लिखने लगा, पहले उस एंट्री को जरा समझा था। ड्राइंग्स को अगर मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूं तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है इस वक्त 150,000 डेबिट बैलेंस है। तो इसको यहां से निकाल के अगर मैंने कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है तो ड्राइंग्स डेबिट है या क्रेडिट? क्यों क्रेडिट? ड्राइंग्स क्रेडिट से मतलब ये खत्म हो जाएंगे अपने लेजर से, खत्म हो जाएंगे। अब पहले कितना डेबिट हुआ हुआ, क्रेडिट होके ये जीरो हो जाएगा, कौन सा लेजर, और इसकी जगह ये अमाउंट कहां चली जाएगी? कैपिटल अकाउंट में किस तरफ जानी चाहिए? तो व्हाट इज द ओनली रीजन ऑफ मेकिंग दिस एंट्री? टू डिटरमिन द क्लोजिंग बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। और उसका फिर तरीका क्या है? पहले ड्राइंग्स की एंट्री बोले, पहली एंट्री क्या है, और फिर ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? अब जरा ये एंट्री देख के जो मैंने राइट साइड पे लिखी है आपके, पोस्टिंग करवाएं जरा। कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखूं, रेफरेंस क्या लिखूं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्रेडिट इफेक्ट कहाँ लिखूं, ड्राइंग्स के लेजर में, रेफरेंस क्या लिखूं, कैपिटल। आपकी दूसरी एंट्री के बाद क्या होगा, ड्राइंग्स का बैलेंस जीरो हो जाएगा। वो क्यों जीरो हो गया वैसे? क्या उसको वहां पहुंचा दिया जहां उसे जाना चाहिए था? कहां उसे जाना चाहिए था? कैपिटल में से लेस होना चाहिए था, मींस डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, फाइनल करवा देना मुझे। कैपिटल अकाउंट का सीडी बन जाएगा 8 लाख क्रेडिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल। तो व्हाट शुड बी द फाइनली क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट? 650। करें नोट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर किसी का कोई साउंड का या अदरवाइज इशू है तो मेरा ख्याल रीज्वाइन करके देखें। ओवरऑल काइंडली जरा बता दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेजोरिटी केसेस में जब प्रॉब्लम आता है सब बच्चे बता देते हैं। तो अगर किसका बेटा स्पेसिफिक इशू आ रहा है काइंडली रीज्वाइन करके जरा देखें। मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन हो गई हो?
ये जो लास्ट लाइन में हजरात बैठे हैं नजर आ रहा है? बता क्यों नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रही है इस बात? ये चेयर जरा आगे ले आओ दोनों। आपको बड़ा नजर आ रहा है? इसका मतलब जो देखना चाह रहा है उसे नजर आ रहा है। इस सेंटर लाइन में थोड़ी सी ले आओ चेयर्स, वही वाली चेयर थोड़ी सी आगे खींच लो। अपने नाम बता दें जरा दोनों, और आपसे अक्सर बात करनी पड़नी मुझे लगता है। जी सर जी, कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ा या कम हुआ? ये बेटा छोड़ दें इस बात को, FA1 शुरू हो गई या नहीं, बस ये बात छोड़ दें। FA1 तकरीबन 1.5 महीने से शुरू हुई थी। आप लोगों की FA1 1.5 महीने से शुरू हुई थी, जो जहां है वहीं शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सबका शुरू हो गया, इस बहस को छोड़ दें। नाम बता दें करनी आप। अब्दुल अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान साहब, एंट्री समझ आ गई? कौन सी? अच्छा। वैसे मजाक बनता जा रहा है, पॉज से शुरू होता है, FA2 तक आता है, सॉरी FA1 तक आ रहा है। अब सबसे पीछे तो बैठना चाह रहा हूँ, वहाँ कैसे तेरे नजर आ रहा? ये जो लिख के जरा करनी मुझे बताना सर। ये अब टाइम सेट करो यार, इस थोड़ी सी आगे कहीं जगह दे आप। वैसे एक मेरा ख्याल चेयर इधर है कहीं, आगे आ जाओ, हाइट भी कम है। इसी तरह कोशिश कर, अब इधर से निकला भी नहीं जा रहा ना, करे बिस्मिल्लाह। लिख लेंगे तो मुझे बताना करनी चीज। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? टाइम पे बड़ा आएगा ना यार, जो मैंने शायद आज बात करनी थी उसका मेजर हिस्सा तो मैंने खत्म कर दिया। व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल सर? व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? नेक्स्ट ईयर का कैपिटल अकाउंट अपने जहन में बनाया जरा। नेक्स्ट ईयर कैपिटल अकाउंट कितना ब्रॉड डाउन नजर आएगा सर? अगले साल का जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे नजर आएगा, ड्राइंग्स हैं तो ये चार चीजें जरा तरतीब से जरा लेजर जहन में रख के बोल दो। ब्रॉड डाउन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब आपने मेरे साथ जरा 2-3 सालों का एक कैपिटल अकाउंट बनाना, तो एक है कि दोबारा कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर खोलो। अब ये जो मैंने ऊपर फिगर्स लिखी थी उनकी डिस्कशन नहीं कर रहा, अब एक नई एग्जांपल बना रहा हूँ। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर बिजनेस है, फर्स्ट ईयर बिजनेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस है तो कैपिटल का ब्रॉड डाउन होगा सर? जाने दे सर, और जाने दे सर। फर्स्ट ईयर बिजनेस है, ब्रॉड डाउन कब होते हैं? ब्रॉड डाउन कहते हैं किसे? तो लास्ट ईयर क्लोजिंग क्यों ना होगा अगर फर्स्ट ईयर? तो बिजनेस ये भी शुरू है, तो ब्रॉड डाउन अगर फर्स्ट ईयर है तो प्लीज जीरो होगा। ये तो कमाल ही कर दिया आप लोगों ने, इतनी चैलेंजिंग बात हमने फाइनल की है। अगर फर्स्ट ईयर बिजनेस हो तो ओपनिंग स्टॉक कितना होता है? कुछ ना कुछ तो होता है यार। और सर जी फर्स्ट ईयर बिजनेस में कौन सा बैलेंसेस होते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस किसे कहते हैं? लास्ट ईयर की क्लोजिंग होंगे तो ब्रॉड डाउन बनेगा। फर्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन जीरो से। चलो आगे। फर्स्ट ईयर है, ओनर इन्वेस्ट करेगा, कैश इन्वेस्ट किया ओनर ने, एंट्री बोला कैश डेबिट, यकीनन कैश का अपना लेजर होगा, लेकिन आज कैपिटल अकाउंट आपने इनिशियली सीखना था। कैश डेबिट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। बेटा एंट्रीज में आती हैं यार।
देन सपोज 5 लाख रुपीस की अमाउंट थी फर्स्ट ईयर, फिर 5 लाख रुपीस की अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनी। सपोज फर्स्ट ईयर में 3 लाख का प्रॉफिट आ गया, क्या लॉस भी हो सकता है? लेकिन आज जरा प्रॉफिट की बातें पहले करना। अगर बेटा 3 लाख प्रॉफिट आया तो क्या फिर वो इसमें ऐड हो जाएगा? सर कर दें बिस्मिल्लाह पर। देन सपोज फर्स्ट ईयर ओनर ने 2 लाख रुपीस की ड्राइंग्स की। यकीनन ड्राइंग्स का पहले अपना लेजर बना होगा। एंट्री बोले ड्राइंग्स की। जब भी मैं कहूँ ड्राइंग्स की एंट्री, तो ड्राइंग्स की एंट्री नहीं चेंज कर देनी। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट बाय डिफॉल्ट ध्यान में रखें, अनलेस बताओ कि गुड्स की ड्राइंग। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट हुआ होगा। फिर यहां तक की फिगर कैसे पहुंची? कैपिटल डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, फर्स्ट ईयर का सीडी निकाल। कैलकुलेटर अलाउड है। जब जुबानी हो रहा है तो कर लें, लेकिन जुबानी कर नहीं रहे, कैलकुलेटर इस्तेमाल हो नहीं रहा। अमाउंट रैप बन गई 6 लाख। लीजिए 6 लाख। 8 लाख सीडी है, 6 लाख सीडी। एनी कंफ्यूजन? देन सर जी जरा 6 लाख को जरा गौर से अपने जरा देखना। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था? 3 लाख। कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ था? 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था। सीडी वाला 6 लाख कैसे हो गए? 6 लाख कैसे हो गए? प्रॉफिट तो 3 लाख हुआ था। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट में से 2 लाख रुपीस ओनर ने निकलवा लिए हैं? तो इस 6 लाख का अगर एक ब्रेकअप करना पड़े तो 6 लाख में क्या क्या शामिल है? नहीं, एक मिनट। 5 लाख ओनर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख ओनर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। एक मिनट, ठीक है प्लीज। 5 लाख और बाकी 1 लाख क्या है? नहीं, प्रॉफिट बड़ा 3 लाख है, ड्राइंग्स 2 लाख है, तो 1 लाख को कहते हैं अनड्रॉन प्रॉफिट्स। एक मिनट आइए। व्हाट इज द मीनिंग अनड्रॉन प्रॉफिट्स? ड्रॉन प्रॉफिट से मतलब ड्राइंग्स। प्रॉफिट हुआ 3 लाख, उसमें से 2 लाख रुपीस ड्रॉ कर लिया है ओनर ने, तो ड्रॉन प्रॉफिट इज 2 लाख। एंड व्हाट इज 1 लाख? क्या इस 1 लाख में से ओनर अभी ड्राइंग्स कर सकता है? फ्यूचर में कर सकता है। उसने की नहीं है, वो करना चाहता तो ये लाख भी ले लेता, लेकिन उसने अगर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और 1 लाख अभी 2 लाख ड्राइंग्स की हैं, तो 1 लाख का प्रॉफिट ऐसा है जिसमें से ड्राइंग्स फ्यूचर में हो सकती हैं, अनड्रॉन प्रॉफिट्स। ठीक है, लेकिन इस अनड्रॉन प्रॉफिट को एक और नाम भी लिखना, इसे रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ठहरे, रिटेन प्रॉफिट समझो। रिटेन किसे कहते हैं? तो कितने प्रॉफिट्स अभी बिजनेस में ही रह गए? 1 लाख। तो उस एंगल से रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये बिजनेस के एंगल से बात हो रही है। कितने प्रॉफिट्स बिजनेस से निकल के ओनर के पास चले गए, लेकिन रिटेन कितने हो गए? बिजनेस में भी रिटेन्ड है। और इसी को एक फाइनल नाम ये भी दिया जाता है। इस किसकी बात हो रही है इस वक्त? 1 लाख कैन बी कॉल्ड एज अनड्रॉन प्रॉफिट्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स और या रिटेन्ड अर्निंग्स। व्हाट इज द मीनिंग अर्निंग्स? कितना नेट कमाया था? 3 लाख। कितना ड्रॉ कर लिया? तो इस 1 लाख को बोलने के डिफरेंट तरीके हैं। क्या क्या बोला जाता है इसे? लेकिन मोस्ट कॉमन जो बोला जाता है वर्ड वो लास्ट वाला है। यकीनन समझने के लिए मेरा ख्याल है फर्स्ट वाला सबसे शायद इजी है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आखिरी को भी आसान बना लेंगे। तो मोस्ट कॉमन वर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड मींस क्या है? रख लिए हैं, रह गए हैं शायद। रिटेन, तो कितने प्रॉफिट्स बिजनेस में रिटेन्ड हैं? 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना, लेकिन इतना एक्सप्लेन हुआ कि बाद में भी नजर पड़ सके इसमें।
तो नीचे कोई नहीं, एक दो साल का लेजर और एक्सटेंड कर लेंगे, तो प्रॉपर एक्सप्लेन करें, थोड़ा बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा भी नहीं, नीचे वाली लाइन में अगर जाना चले जाए जिस समय भी। तो जो 6 लाख की अमाउंट है उसमें असल में दो चीजें शामिल हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर 5 लाख रुपीस and extra 1 lakh represents retained earnings। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? ये मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन? कुछ नई नई दोस्तियां बहाल हुई लग रही हैं, मुसलसल मुस्कुराहटें माशाल्लाह। मेरा ख्याल मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुछ हजरात नए हैं। आपकी बेटा मुस्कुराहट से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर ये क्लास के बाद हो जाए तो भाई गेम ऑन है सभी, अभी नहीं ऑन। तो क्लास में क्या मसला है मुस्कुराने का? कोई नहीं सर जी, साथ साथ पढ़ते भी नहीं। रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं? मेरी तरह देख के बोले अपने लफ्जों में, अपने लफ्जों में। ये बेटा कैपिटल से भी ड्राइंग्स हो जाती हैं, लेकिन उसका मीनिंग फिर ये होता है कि ओनर ने अपने इन्वेस्टेड पैसे वापस ले लिए। तो वो एक्सेप्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल ओनर अपना बिजनेस बंद करना चाहे तो यकीनन वो अपना बिजनेस से जो कैपिटल इन्वेस्ट है वो भी वापस ले लेगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन इज कि प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स होनी चाहिए। अनलेस ऑफ कोर्स अगर ओनर चाहे अपना बिजनेस नहीं करना चाह रहा हो तो जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए होंगे वो भी उसका राइट बनता है कि बिजनेस से वापस ले ले, लेकिन वो एक एक्सेप्शन के तौर पे। तो इस वक्त मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, प्लीज आपके जहन में कोई सवाल आता हो? चले सर, इसी जरा लेजर को एक्सटेंड करना है नेक्स्ट ईयर में, सबको इस चीज का आइडिया है? ये कैपिटल ई का लेजर एक साल एंड हुआ, नेक्स्ट ईयर जरा यहीं से कंटिन्यू कर। क्या ब्रॉड डाउन, सॉरी कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर बन जाएगा सर? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 6 लाख। अगर जरूरत महसूस करें तो नेक्स्ट पेज आप ही का है, उसी पेज पे खत्म नहीं करना सर। 6 लाख से आगे बढ़े सर। क्या सेकंड ईयर में कोई फर्दर ओनर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? अगर करेगा तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन लेट्स अज्यूम जरूरत नहीं पड़ी पैसों की, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर भी बिजनेस हुआ और प्रॉफिट हो गया, लेकिन सपोज 4 लाख। ये कहां से आ रहा है प्रॉफिट, कहां से आ रहा होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन रही होगी, सेल एक्सपेंसेस, तो सपोज वो वर्किंग हम नहीं कर रहे, प्रॉफिट 4 लाख रुपीज आ गए। देन सपोज नेक्स्ट ईयर ड्राइंग्स हुई, नेक्स्ट ईयर ड्राइंग्स हुई सपोज 3,50,000। सेकंड ईयर के एंड पे सीडी नहीं करा, ये करने सॉल्व करें। जी ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, नोट कर लिया बेटा। इस 650,000 का भी मुझे आपने उसी तरह एक ब्रेकअप बनवाना काइंडली, जिस तरह लास्ट ईयर बनवाया था। पहले बनवा दें जरा प्लीज, ठहरे ठहरे, आराम आराम से, आराम आराम से, थोड़ी सी आपके लिए नई कुछ बातें हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। क्या अभी भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है? क्या वो हमेशा 5 लाख की रहेगी? नहीं, हमेशा बेटा जरूरी नहीं है। अगर इस साल फर्दर को कैश इन्वेस्ट हो जाता है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपया कैश और ऐड हो जाता तो फिर आप मुझे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी बताते हैं? मैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किसे कह रहा हूँ? जो कैश इन्वेस्ट कर रहा है। एक है जो बिजनेस से कमा रहा है, जरा फर्स्ट ईयर देखें, जरा फर्स्ट ईयर का लेटर देखें, उसने बिजनेस में लगाया कितना,
तो इसे मैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, जो उसने इन्वेस्ट किया। बाकी फिर इसी बिजनेस उसने कमाया कितना, 3 कमाया, उसमें से कितना ले लिया, तो कितने कमाए हुए बिजनेस के प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर है 1 लाख कमाए हुए प्रॉफिट्स। तो 6 लाख का ब्रेकअप कैसे बनाया था मैंने, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किसे कह रहा हूँ, जो उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे, और जो उसने कमा लिए हैं लेकिन अभी उसमें से ड्राइंग्स नहीं की, वो पैसे थे 1 लाख। तो काइंडली उसी तरह की वर्किंग दोबारा करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, व्हाई इट इज सेम, व्हाई इट इज सेम, क्योंकि उसने कुछ फर्दर इन्वेस्ट नहीं किया। क्या इस 6,50,000 में उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगी? बाकी डिफरेंस कितना बचता है, 650 में से 5 लाख माइनस करें तो कितना बनता है? अब ये 150,000 बन कैसे गया है, इसको रिकंसाइल कैसे करें? पिछले साल तक कितने रिटेन प्रॉफिट्स है, 1 लाख। सेकेंड ईयर में कितने प्रॉफिट्स कमाए, कितने कमाए, उस 4 लाख में से कितनी ड्राइंग्स हुई? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनड्रॉन प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर 50,000. What was the undrawn balance of last year? What is the total undrawn profits? Undrawn profits also called as retained profits, also called as, अब retained earnings ही बढ़ लेते। ये 1.5 लाख कैसे रिटेन हुआ, समझ आ गया कैलकुलेट कैसे हुआ है? 1 लाख कब तक रिटेन था, पिछले साल तक। इस साल फर्दर कितने प्रॉफिट्स रिटेन हुए, वो कैसे कैलकुलेट हुए? प्रॉफिट इज 4 लाख, ड्राइंग्स आर 3,50,000। कितने इस साल के प्रॉफिट्स हैं जो नहीं ओनर ने निकलवाए हैं? तो 50,000 इस साल के प्रॉफिट्स हैं, 1 लाख पिछले साल के, तो 1,50,000 इज नाउ द अमाउंट ऑफ टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स आफ्टर 2 years। प्लीज समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नोट भी करें, वर्ड्स भी लिखें, कोई कंफ्यूजन साफ सुथरा प्लीज लिखें। मेरे सामने जिस तरह लिख रहे हैं इस तरह क्या लिख रहे हैं, ये आपको खुद पता चल जाएगा क्या लिख रहे हैं। सर अगला सवाल पूरा खाली पड़ा सर जी, वेटिंग फ्रॉम योर साइड, लिख भी लें और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जी डेफिनेटली बेटा, अगर वो और इन्वेस्ट करता तो यकीनन, अगर ओनर सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट करेगा तो वही एंट्री रिपीट हो जाएगी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो ऐसे काइंडली परेशान ना हो, साथ साथ चलें, बिल्कुल रिलैक्स है। ओनर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल अकाउंट में फिगर आएगी। जी एनी अदर कंफ्यूजन? वैसे ये मतलब ओनर करना क्या चाह रहा? अगर आप अकाउंटेंट का इम्तिहान लेना चाह रहे हैं वो तो एक बड़ा अलग चीज है, लेकिन ये ओनर साहब करना क्या चाह रहे हैं? ना करें ना बेटा, क्या होगा? अगर वो कर रहा होगा तो जो उसने निकालना है वो ड्राइंग्स ही होंगी, और जो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने कैपिटल से निकाल रहा है तो डेफिनेटली वो कैपिटल कम हुआ फिर ज्यादा होगी, तो नेट करके व्हाट इज ओरिजिनल कैपिटल वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसने अगर अपने कैपिटल में से कुछ वापस लिया फिर दोबारा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तो फाइनली नेट आंसर शायद वही है। तभी भी असल में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में उसे कह रहा हूँ, वो पैसे जो वो लगाता है बिजनेस में कैश फॉर्म में दे रहा है। एक वो है जो वो बिजनेस से कमा के निकाल रहा है, एक वो है जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। तो मेरे इन वर्ड्स में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक है वो पैसे कितने लगा रहा है अपनी पॉकेट से, और फिर एक दूसरी चीज ये कि वो बिजनेस में से कितना कमा रहा है। तो उसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो वो कमा रहा है वो प्रॉफिट है, और जो उसने बिजनेस में लगाया था वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर उसने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से कुछ नहीं निकलवाया तो उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिमेन्स इंटैक्ट। और अगर फॉर एग्जांपल निकाल लिया, लेट्स अज्यूम 2 लाख का उसने अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से अमाउंट निकाल ली, तो अब मैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना लगता, 3 लाख लिखता। और अगर सपोज दोबारा इन्वेस्ट कर दे फिर दोबारा 5 लाख ही हो जाएगी। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जो वो अपनी कैश फॉर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है,
और लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जो उसने बिजनेस से कमाई है, उसे मैं प्रॉफिट कह रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस में ही है, उसमें से उसने ड्राइंग्स नहीं की, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा कहलाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट्स या अनड्रॉन प्रॉफिट्स। तो दिस क्लोजिंग कैपिटल हैज टू पार्ट्स, एक उसकी अमाउंट जो इन्वेस्टेड है, और नंबर 2 कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन यही है कि जब तक बिजनेस चलता रहता है वो अपने प्रॉफिट्स में से ड्राइंग करता है। लेकिन ऑब्वियसली ओनर का बिजनेस है, अगर वो किसी दिन डिसीजन ले कि मैंने अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखना, या मुझे अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा चाहिए, बिजनेस में जरूरत नहीं है, तो अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से भी ड्राइंग्स कर सकता है। वो भी शायद सेम फिगर ही हो जाएगी, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन है जब बिजनेस चल रहा होता है कि प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स होती है, और अगर कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा बिजनेस में रह गया तो उसे भी रिटेन्ड अर्निंग्स बोला जाता है। ठीक है, आपकी बात क्लियर होगी या कुछ रहेगा? देन जरा काइंडली थर्ड ईयर जरा वैसे ही जहन में विजुलाइज करेंगे। 6,50,000 का क्या होगा सर? ब्रॉड डाउन बनेगा, बस सब जुबानी करें मेरे ख्याल। नेक्स्ट अभी बार बार लिखने के बजाय हम कुछ और करेंगे। व्हाट शुड बी द ब्रॉड डाउन थर्ड ईयर? 650, उसमें क्या ऐड होगा? फिर लेस क्या होगा? वंस अगेन जो सीडी है उसमें कुछ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो जाएगी और कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं है, ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा ये गलत हो रहा है, लेकिन दिस क्लोजिंग अमाउंट comprises of two things, original investment and number 2 retained earnings। यहाँ तक ठीक है सर? नेक्स्ट अब आपने हेडिंग लिखनी है बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अगर बेटा कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके 3 तरीके होते हैं बिजनेस करने के। नंबर 1, एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर से इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, मीन्स उसे एक पर्सन इंडिविजुअली अकेला बिजनेस कर रहा है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस सेक्टर कैन बी सोल प्रोप्राइटर, जिसे बोलते हैं एक इंडिविजुअल है सिंपली जो बिजनेस कर रहा है। सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस सेक्टर इज पार्टनरशिप, एक से ज्यादा कुछ लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अगर अपने बिजनेस को पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवा लें तो उनका बिजनेस फिर क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप। उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट्स जो है वो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस सेक्टर कैन बी, कंपनी का मीनिंग ये होता है कुछ लोग मिलकर अगर अपना बिजनेस SCCP सुना है कभी लफ्ज? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा लें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें अगर आप अपना बिजनेस स्ट्रक्चर को रजिस्टर करवा देंगे तो आपका बिजनेस किस नाम से बन जाएगा? कंपनी। अभी तक आज की इस डिस्कशन से पहले पहले जितनी हमने अकाउंटिंग की है वो सारी अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप के एंगल से की। पार्टनरशिप अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां से ऑनवर्ड्स अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं तो देन फिर आप उस कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है, सवाए कुछ टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है। तो आज से ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे? कंपनी के अकाउंटेंट बनके कुछ अकाउंटिंग सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे परेशान ना हो जाइएगा, सारा डेबिट क्रेडिट अदरवाइज सब कुछ वही है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनेगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जरा डिफरेंट तरीके से यूज होती है, वो टर्मिनोलॉजी जरा चेंज होती है। तो सबसे पहले एक इनिशियल हेडिंग लिखें, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हो सकता है कुछ आपने वर्ड सुने हो, तो ऐसे परेशान ना रहिएगा, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम पूरी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो पहले एक फर्स्ट सेंटेंस लिखें, ओनर्स ऑफ कंपनी आर कॉल्ड एज। पार्टनरशिप के ओनर्स क्या कहलाते हैं? शायद वर्ड तो सुना ही हो, पार्टनर्स। लेकिन अगर कंपनी में ओनर्स हो, ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज
शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है? देखिए इसका ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं डिटेल में इसको डिस्कस करता हूँ, लेकिन इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना, कंपनी के नाम से अगर बिजनेस स्टार्ट होना, तो कंपनी को भी क्या इनिशियली अपने ओनर से कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी सर। वो पैसे क्या कहलाएंगे? कैपिटल कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी रजिस्टर हो रही है, उसने टोटल कैपिटल अपना रखा हुआ है 10 मिलियन रुपीस। 10 million is suppose the amount of capital required to establish the company. Then किया ये जाता है कि ये जो 10 million कैपिटल है, इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। कैलकुलेटर पकड़ना, 10 मिलियन के जरा जीरो पूरे करके लिखें कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी सर। 10 मिलियन पूरा करना है, कर लिया आपने, कर लिया। 10 मिलियन रुपीस में अज्यूम कर रहा हूँ कंपनी का कैपिटल है। फिर किया ये जाता है, क्योंकि इस कैपिटल ने कंट्रीब्यूट होना है डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट पर्सन से। उन पर्सन का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स है। तो देन इस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ हिस्सों में। तो नॉर्मली पाकिस्तान में एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीस। तो कैलकुलेटर में आपने कितना लिखा हुआ? 10 मिलियन डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये 1 मिलियन क्या बन गया? शेयर्स का सिंपली मीनिंग क्या है? ये हिस्से बन गए, हिस्से बन गए। अब फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर आप है, कितने हिस्से बना लिए आपने? 1 मिलियन। सपोज इस 1 मिलियन में से 4 लाख शेयर्स आपने अगर परचेज करनी है, तो यू आर शेयर होल्डर अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। समझ आ रहेगा? 40% समझ आ रहेगा सर? किसी ने फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स खरीदनी है, वो 10% शेयर होल्डर हो जाएगा। तो शेयर होल्डर वर्ड क्यों है? क्योंकि इनके पास शेयर्स होते हैं, और शेयर सिंपली मींस कंपनी की ओनरशिप में हिस्से की बात हो रही है। तो मैंने अगर 10 मिलियन लिखा और शेयर्स पे डिवाइड किया, तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा कि दिस कंपनी है, दिस कंपनी की सपोज मैं बात कर रहा हूँ, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अब 10 ईच मैंने क्या बताया? पाकिस्तान में क्या बताया मैंने? एक शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस बता रहा हूँ, फिर वो मार्केट वैल्यूज भी होती हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन अभी इस डिटेल में हमने नहीं जाना। ये 10 रुपीज क्या है? रजिस्टर्ड प्राइस ऑफ शेयर। लेट मी फिनिश, आपके लिए लिख रहा हूँ, पूरी बात हो लेने दीजिए। 1 million shares of rupees 10 each, which means इस कंपनी का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। तो दिस व्हाट इज दिस 10 रुपीस? इट इज रजिस्टर्ड प्राइस ऑफ शेयर इन पाकिस्तान। तब ये जो 10 मिलियन का कैपिटल है, ये कितने शेयर्स में डिवाइडेड है? कितने शेयर्स में डिवाइडेड है? 1 मिलियन शेयर्स में। तो क्योंकि कंपनी का कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, इसलिए फिर इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। अगर इंडिविजुअल कोई है, अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए सिंपली क्या, वो अगर ओनर में पैसे इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल। लेकिन कंपनी का जो सॉरी कैपिटल होता है, वो शेयर्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए कंपनी के कैपिटल को पूरा क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। कौन सा वर्ड किस वर्ड से चेंज हो रहा है कंपनी में? कैपिटल, कैपिटल का वर्ड रिप्लेस हो रहा है बाय द वर्ड ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी। वरना फॉर एग्जांपल लेट मी फिनिश। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स 10 मिलियन कैश कंपनी को दें, कंपनी के शेयर होल्डर्स 10 मिलियन कैश कंपनी को दे दें, तो कंपनी में एज एन अकाउंटेंट आप उस कैश की क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल। सिर्फ कैपिटल वर्ड नहीं होगा, कैश डेबिट शेयर कैपिटल का एक एक्स्ट्रा वर्ड साथ अटैच होता है। कुछ बात फॉलो कर प्लीज। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस शेयर कैपिटल? करते हिम्मत करते कैश डेबिट एंड शेयर कैपिटल। अब लिखो,
तो ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने भी कुछ आगे की बातें जो आप कर रहे हैं वो पढ़ी हुई हूँ, मैं इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। फिलहाल जितनी मैं बातें करूँ कंडी से आगे नहीं, इससे पीछे नहीं, यहाँ तक रहना। और अगर किसी ने कोई कंपनी लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है तो कंडी कुछ दिन जरा होल्ड ऑन रखिएगा, इंशाल्लाह वो सारी बातें जो आप कर रहे हैं वो मैं भी करूंगा। तो इसी का सॉरी 10 मिलियन, सॉरी 3 0 रहेगा। ये जरा देख के बता दो। जी, any confusion in these words? ना ना सर ना, उनके पास अब रेवेन्यू आता है ना, जिस दिन उनका बिजनेस शुरू होगा उस दिन तो रेवेन्यू नहीं आ रहा होगा सर। वो मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू में कहाँ से पैसे हैं? शुरू में जब बिजनेस शुरू होगा पहले दिन, मैं तो पहले दिनों की बात कर रहा हूँ। क्या कम जो भी वहाँ शेयर होल्डर्स हैं, क्या जो भी उनके ओनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनको अपनी उस इन्वेस्टमेंट के बदले में शेयर्स मिले होंगे, तो वो शेयर होल्डर बन गए होंगे, वो शेयर होल्डर होंगे और उनसे जो पैसे कंपनी को मिले होंगे, कंपनी ने उसका नाम क्या रख लिया होगा, शेयर कैपिटल। अब डेफिनेटली उनके अपने रेवेन्यूज हैं, जरूरी नहीं कि अब उन्हें दोबारा पैसों की जरूरत पड़े, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहें, तो अपने शेयर होल्डर्स को और कन्विंस कर लें कि हम बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं और पैसों की जरूरत है, तो हो सकता है फर्दर शेयर भी इशू हो जाए, फर्दर शेयर भी इशू हो जाए। लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो फर्दर शेयर नहीं इशू होंगे। लेकिन मैं किस लम्हे की वक्त बातें कर रहा हूँ, जब भी किसी बिजनेस ने कंपनी के नाम से रजिस्टर होना है तो उसने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी कहीं लिखा, मैं बार बार बोली जा रहा हूँ, SECP लिखा है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से डील करती है। तो कंपनीज ने, किसी भी कंपनी का रजिस्टर होना तो उसने अपने आप को SECP में जाकर रजिस्टर करवाना, और SECP में जब वो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहेगी तो SECP वाले पूछते हैं कि आपने कितना शेयर कैपिटल रखना है, तो उसमें फिर डिसीजन होना होता है कितना शेयर कैपिटल। तो लेट्स अज्यूम 10 मिलियन का शेयर कैपिटल एक कंपनी ने रखना है, और अगर 10 रुपए का शेयर है तो 1 मिलियन शेयर्स में ये शेयर कैपिटल डिवाइड हो गया, ठीक है। जब मैं 10 से डिवाइड करके 1 मिलियन वो शेयर है, और जब शेयर इंटू 10 अमाउंट की बात कर रहा हूँ तो उस अमाउंट को क्या नाम दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल का। और डबल एंट्री ऑफ शेयर कैपिटल इज एंट्री वैसे डिफरेंट नहीं है, सवाए उसके कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ये एक नया वर्ड कौन सा ऐड हो गया, द कैपिटल ऑफ द कंपनी is called as share capital because एक सेंटेंस लिखा, capital of the company is called as share capital because it is divided into number of shares। कंपनी का कैपिटल क्योंकि शेयर्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए फिर उसको सिर्फ कैपिटल नहीं बोलते, शेयर कैपिटल बोला जाता है। सिंगल मेंबर कंपनीज भी हैं, वगैरह वगैरह भी हैं, वो भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन रेयर है, वो बहुत रेयर है। जनरली वो सिंगल मेंबर शेयर होल्डर का, लेकिन जनरली कंपनी में बहुत से शेयर होल्डर होते हैं, और फिर जनरल पब्लिक भी शेयर होल्डर होती है,
बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शेयर होल्डर होते हैं। तो गेम शुरू हो गई बस अब। बेटा ये जो सवाल हम मुझसे पूछ रहे हैं, आपने ये जितने सवाल में टाइप किए हैं इस वक्त कुछ लोगों ने, आपने ना इनका रिकॉर्ड रखना है और इसको खुद आपने बाद में देखा करना है कि मैं क्या क्या सवाल पूछे जा रहा हूँ। सवाल मेरे सामने आया नहीं नंबर 1, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, बस आप छा गए हैं। मैं भी इंशाल्लाह कल कंपनी लॉ पढ़ के आऊंगा फिर बताऊँ। सवाल नंबर 2, सर एससीसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ही चीज है। सवाल नंबर 3, सर क्या हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपनी है या एओपी भी है? तो बेटा सब कुछ आ जाएगा जो है। सर बुक में भी शेयर होल्डर, सर बैंक्स में भी शेयर होल्डर होते हैं। एक और सवाल आ गया, और बेटा खुदा का नाम ले कुछ ये पता चल गया ये क्या हुआ है? कंपनी के शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं? ये तो रहने दें, ये तो फिर कभी हो जाएगा। क्या बैंकों में भी शेयर होल्डर होते हैं? बेटा को खुदा का नाम नहीं है। इंशाल्लाह मैं कल सब कुछ पढ़ के आऊंगा, फिर कल मुझसे पूछेगा, शर्मिंदा ना करेगा। जी कहने वापस आ रहे सर प्लीज। यहां से ऑनवर्ड जब हमारी कंपनी की डिस्कशन होगी तो कंपनी के ओनर्स को क्या कहते हैं सर? अगर शेयर होल्डर्स कंपनी में कैश इन्वेस्ट करें तो अब वो ओनर है। कंपनी में क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। देन सर जी अब ये पैसे अगर कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए तो कंपनी का बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर कंपनी का बिजनेस शुरू हो जाए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप बना लें, और अल्लाह करे शुरू के सालों की भी बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट आ जाए, तो क्या वो प्रॉफिट फिर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सर? लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो तो वर्ड ड्रॉइंग्स नहीं होता। ड्रॉइंग्स का वर्ड कंपनी में रिप्लेस हो जाता बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मींस नथिंग एक्सेप्ट ओनली ड्रॉइंग्स बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और ओनर बिजनेस से पैसे ले तो वर्ड क्या होता है? ड्रॉइंग्स। लेकिन ड्रॉइंग्स का ये वर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी उसकी ना फिक्र कीजिएगा। ट्रांसफर एंट्री इंशाल्लाह कर लिया करेंगे, वो साइंस नहीं है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स? अब मैंने अभी आपके सामने कहा कि द वर्ड ऑफ ड्राइंग इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड, तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन ये वर्ड बोलेंगे कहाँ? कंपनी में वर्ड बोला करेंगे। कंपनी में जब डिविडेंड होगा बात आएगी तो डिविडेंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अगली लाइन में लिखें द वर्ड ऑफ drawings is replaced by the word of dividend in case of कंपनी। तो मैंने अभी आपसे कहा बस कुछ टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है, बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वही है। कौन सा लफ्ज किससे बदल गया? तो therefore what should be the double entry of dividend? Dividend debit, कैश क्रेडिट। और शेयर कैपिटल को गुड्स देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए उस तरफ ना जाएगा। बाकी बहुत से और कॉन्सेप्ट भी हैं, इंशाल्लाह उस पर आराम से बाद में जाएंगे। कैश में अगर डिविडेंड मिले शेयर होल्डर्स को तो व्हाट इज द डबल एंट्री? डिविडेंड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। जी किस चीज की? क्या मैंने बोला? ड्राइंग्स का वर्ड डिविडेंड से रिप्लेस हो जाता है और शेयर होल्डर्स को गुड्स देने वाली ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटर गुड्स ले जाए तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, इस तरह शेयर होल्डर्स गुड्स ले जाए, ये वाली बात। और चीजें बहुत सी हैं लेकिन मैंने कहा वो दूसरी एंट्रीज हैं, मैं रहने दें। कैश अगर डिविडेंड हो तो व्हाट इज द डबल एंट्री? डिविडेंड डेबिट। तो ड्राइंग्स की जगह बस वर्ड डिविडेंड है प्लीज, ठीक है सर। सेकंड दूसरी चीज ये है कि अभी जो मैं कैपिटल का लेजर बना रहा था उसमें जाऊंगा।
कैपिटल का जो हम लेजर बना रहे थे, जहां आप लोग बना रहे थे, वहां वापस आए। कैपिटल के इस लेजर में जो सीडी कैलकुलेट हुआ है, जरा प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, कैलकुलेट हुआ, उस सीडी में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी शामिल है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी शामिल है। बाकी वो मेरा ख्याल है बाकी वर्ड्स रहने दें, ठीक है एक दो दफा, लेकिन फाइनल वर्ड क्या है उसमें से, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनता है, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट, ड्राइंग, सब कुछ उसी में। लेकिन कंपनी में शेयर कैपिटल का लेजर अलग बना के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अलग रिकॉर्ड की जाती है, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उनका फिर लेजर ही अलग बना लिया जाता है। कंपनी में प्रेजेंटेशन क्या है कि वो जो एक ही कैपिटल अकाउंट बना हुआ है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है, इंडिविजुअल बिजनेस करता है, उसको एक उन फिगर्स को, सारी फिगर्स को एक ही लेजर में कैलकुलेट करने की बजाय दो लेजर्स अलग अलग बनते हैं। एक लेजर बनता है शेयर कैपिटल के नाम से, जिसमें सिर्फ ओनर से जो कंट्रीब्यूशंस आ रही होंगी, जो कैश इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि अलग डिटरमिन हो सके कि शेयर होल्डर से पैसे में कितने मिले। और जो रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट हुई में से ये पता आपको, दोबारा वो देखें जरा लेजर फर्स्ट ईयर, 1 लाख कैसे बना हुआ, नहीं सीन सिंपल बात है, कैसे बना हुआ, प्रॉफिट कितना था, उसमें से 2 लाख क्या लेस हुआ था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस करके, तो जो 1 लाख है वो अलग लेजर में कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कोई नई बात नहीं करनी काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट बोर्ड पे देखेगा, मैं फिगर वही यूज करूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ सिंपली कि अगर वही फिगर्स जो हमने अभी एक सोल प्रोप्राइटरशिप के एंगल से देखी हैं कंपनी के नाम से, प्लीज थोड़ा सा मुझे कर लेने देगा, ये यकीन मैंने आपके लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे, कोई टेंशन ना ले। आप वो वाला लेजर देखें जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था मेरे साथ, आप फर्स्ट ईयर का लेजर निकालना। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि कंपनी में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से अलग वर्किंग करने लगा। सिर्फ कुछ प्रेजेंटेशन की एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज है, वही 5 लाख ढूंढे, वही 1 लाख जो मिल के 6 लाख इकट्ठा हुआ। मैं क्या करने लगा आपके सामने, मैं इसको अलग अलग कैसे प्रेजेंट करने लगा, ये कर लिया बोर्ड पर। मैं फिगर्स वही यूज इसलिए करने लगा हूं ताकि हमारी फिगर्स मैच करते हैं, हमें क्लियर हो जाए कि उन्हीं फिगर्स की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था सर। तो ब्रॉड डाउन 0 क्यों होगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स में भी मैंने आपसे पूछे बगैर ब्रॉड डाउन ओपनिंग 0 लिख दी है। अगर फर्स्ट का बिजनेस है तो क्या ये हो सकता है पिछले सालों के कुछ प्रॉफिट्स अनड्रॉन हो, पिछले सालों में प्रॉफिट्स होंगे तो अनड्रॉन होंगे। अगर पहला साल है तो ब्रॉड डाउन 0 होगा। अच्छा, मैंने उधर ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है ये पता आपको, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स कोई क्रेडिट फिगर है? 6 लाख देखें बहुत सारा, 6 लाख क्रेडिट फिगर है, क्रेडिट बैलेंस है। उस क्रेडिट बैलेंस में 5 लाख ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस है और 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट फिगर होती है, तो उसकी क्या वजह है? रिटेन्ड अर्निंग्स मीनिंग क्या है, ये प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट्स हैं तो बिजनेस में ही है, तो शेयर कैपिटल भी क्रेडिट फिगर ऐसे से, और रिटेन्ड अर्निंग्स एक क्रेडिट फिगर है। मैं क्या करने लगा हूँ, स्प्लिट करने लगा हूँ। कैसे, कितने पैसे आए थे, जरा एंट्री देखें वहां, 5 लाख की कंपनी के एंगल से एंट्री बोलो, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठहरे, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ 3 लाख। अगर कंपनी का प्रॉफिट हो जाए 3 लाख और मैं उसे शेयर कैपिटल वाले लेजर में ही लिख दूं, तो क्या ये प्रॉफिट और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मिक्सअप हो जाएगी? मिक्सअप हो जाएगी सर। क्या वो गलत हो जाएगा? गलत वाली ऐसा बात नहीं है, गलत नहीं मैं कहूंगा, ये गलत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। लेकिन कंपनी के केस में कुछ कंपनी लॉ की भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपनीज का लॉ बना हुआ है उसमें ये रिक्वायर्ड है कि शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स को अलग नजर आए और जो अनड्रॉन प्रॉफिट्स हैं बाय द नेम ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो अलग प्रेजेंट हो। तो देयरफॉर रादर देन कि हम इसी 5 लाख में प्रॉफिट ऐड कर दें, एक अलग किस नाम से लेजर बन गया, और मैंने इसे क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? क्या 5 लाख प्रॉफिट से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ गई है सर?
अगर फॉर एग्जांपल कुछ ड्रॉ नहीं किया तो यही 5 लाख अनड्रॉन है, लेकिन अगर इसमें से कुछ ड्रॉ हो गया तो वो लेस होकर रिमेनिंग अनड्रॉन बन जाएगा। इज इट अ क्रेडिट फिगर सर? एनी कंफ्यूजन? सिर्फ क्या किया मैंने वहां की बजाय यहाँ क्या किया? वहां कौन कौन सी फिगर्स मिक्स होने से सीडी में क्या क्या आ जाता है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मिक्सअप होके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और रिटेन्ड अर्निंग्स इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ क्या करने लगा हूँ? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स सेग्रीगेट इसलिए ताकि ये फिगर्स रादर देन 6 लाख इकट्ठा नजर आए। अभी आप देखिएगा 5 लाख और 1 लाख ब्रेक करके नजर आएगा। ये आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा सर 3 लाख है, 3 लाख और सर ये 3 लाख है सर ये ले 3 लाख सर, सॉरी यार। इनकम का नाम रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, प्लीज 1 लाख ढूंढ रहा। इनकम नहीं बेटा, ये प्रॉफिट है। इनकम और प्रॉफिट में कोई फर्क है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। सेल इनकम है और एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट्स की बात हो रही है। क्या ये 3 लाख प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट हुआ होगा? तो इनकम किसे कहते हैं? तो सेल है, सेल इज इनकम। अदर इनकम भी हो सकती है मसलन, लेकिन प्रॉफिट क्या चीज है? एक्सपेंसेस लेस करके जो अमाउंट आती है वो प्रॉफिट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स मींस वो प्रॉफिट्स जो अभी बिजनेस में है, जिनमें से अभी ओनर्स को उनका शेयर नहीं मिला। ड्रॉन प्रॉफिट्स या अनड्रॉन प्रॉफिट्स? ये ठीक है प्लीज और कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी वो फिगर मैंने गलत है इसलिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्लियर है? वही सर जी, सर एक फिगर रहती है वही 6 लाख में जाए जरा। 6 लाख की वर्किंग में क्या 2 लाख ड्राइंग्स भी हैं? 2 लाख ड्राइंग्स भी है सर। मेरी तरफ जरा देख के ड्राइंग्स की जगह वर्ड बदल के एंट्री बोला। डिविडेंड डेबिट एंड अमाउंट वही रखते हैं 2 लाख। ठीक है सर, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। अब जरा ये बोर्ड में देखें, बताइए जो 2 लाख रुपीस का डिविडेंड है, 2 लाख रुपीस का ये जो डिविडेंड है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में प्रॉफिट में से लेस करूं या शेयर कैपिटल के लेजर में 5 लाख में से माइनस करूं? डिविडेंड किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट्स में से। तब इस डिविडेंड ने किस लेजर में किस साइड पे आना है? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में, रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में। इसे क्रेडिट साइड में आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए? डेबिट साइड पे क्यों आना चाहिए? ताकि लेस होके क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख कैलकुलेट हो जाए। लेकिन वंस अगेन अगर मैं एंट्री करूं डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, तो क्या डिविडेंड के नाम से कोई लेजर बनेगा सर? बनेगा सर। कितनी अमाउंट आएगी? किस साइड पे आएगी? किस रेफरेंस से आएगी? तो डिविडेंड का लेजर बिल्कुल उसी तरह अलग ही बनेगा जिस तरह ड्राइंग्स का पहले अलग बना है। लेकिन अब यहां से फिर क्या होना है? अब किसने कहां ट्रांसफर होना है? डिविडेंड ने रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना। तो अपनी वो सामने जरा कैपिटल वाली एंट्री रखिएगा, वहां जरा कोई वर्ड्स बदलने आप जरा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, डिविडेंड ने अपने लेजर से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना है। क्यों होना है? ताकि क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट हो सके। तो काइंडली कुछ हेल्प करेंगे, क्या एंट्री होनी चाहिए? और डिविडेंड क्रेडिट क्यों? ताकि वो अपने लेजर में से खत्म हो जाए और वो कहां शिफ्ट हो जाए। क्या डबल एंट्री पूरी बनी? तरतीब से बोलो। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। व्हाट इज द मीनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट? एक मिनट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? अनड्रॉन प्रॉफिट्स। तो क्या ड्रॉ प्रॉफिट ड्रॉ करने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगी? प्रॉफिट जब ड्रॉ करते हैं शेयर होल्डर्स, वर्ड क्या यूज होता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड के बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाएंगे। थोड़ा सा वर्ड बदल लें, किस लेजर में कम हो जाएगा? डिविडेंड के बढ़ने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? डिविडेंड के बढ़ने से। तो किसको कहां ट्रांसफर किया मैंने? मेरी सेंट्री से डिविडेंड का लेजर
डिविडेंड का लेजर सब साथ है सर। क्या करी जा रहा हूँ? ये क्या किया मैंने? नहीं, एंट्री सपोज कर रहा हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स के डिविडेंड के लेजर में क्रेडिट रेफरेंस ठीक है मेरा। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर लिखवाने सर किधर लिखूं? रेफरेंस क्या लिखूं? डिविडेंड। तो ये वंस अगेन एक ट्रांसफर एंट्री है। द पर्पस ऑफ दिस ट्रांसफर एंट्री इज ओनली ताकि बोर्ड में देखें जरा। अब क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा? कितना सर? 1 लाख। प्लीज बातें हजम हो रही हैं सर? अब लिखें यहाँ तक, फिर वो मैं एंट्री से बाद में दिखाता हूँ। तो पहले काइंडली थोड़ी सी बात समझ लें, नई चीजें हैं, एकदम लिखने की तरफ ना डायरेक्ट करें। तो कंपनी के केस में rather than preparing a single capital account is subdivided into two separate ledgers by the name of share capital and retained earnings. share capital में too much time सर जी, अभी तो देखने का वक्त ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो मायूसी अपनी इंतहाओं पे। कब जान छूटेगी मौला। मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा ही रहेगा बस। एक मिनट सर, एक मिनट ठहर देखियो सर। माशाल्लाह जिस जज्बे से आप लोग आज क्लास में आए हैं उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन क्या ये कोई वन ऑफ इवेंट तो नहीं है? अगर यही आपने जज्बा आखिरी दिन तक रखा, जिस दिन सिलेबस खत्म होना है, तो बेटा ये इशू नहीं है। इशू तब बनता है जब क्लासेस मिस होना शुरू हो जाए। हैफेजर्ड क्लासेस नहीं हो तो आपको भी अगले दिन कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आज जो मैंने बातें आपके सामने की हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आज ये नहीं सुनी तो कल तो उसे बिल्कुल ठीक समझ आ जाए। ऐसे नहीं है, हर चीज लिंक्ड होती है, और ये डेफिनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि जो पहले चीजें एक्सप्लेन हो जाए वो बाद में उसी तरह एक्सप्लेन हो सके। तो अगर आप साथ साथ चलेंगे तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी बनता है जब रेगुलरिटी ना हो। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि इंशाल्लाह आप लोग रेगुलर आएंगे? आवाजें इतनी कम क्यों आई हैं सर? क्या इरादा भी नहीं है यार? इंशाल्लाह में कहने में क्या आ जाए? इसका कौन सा मतलब होता है कि हमने जरूर करना? रब पे डाल दिया, अगर रब चाहेगा तो आ जाएंगे। जिस तरह मेरा भाई रोज कोशिश करता है कि 2:45 पहुंचो, मुश्किल 3:15 आ जाता है। लेकिन 12 मैंने सॉरी मैंने आपको कुछ कहा, मैं माजरत चाहता हूँ सर। यकीनन सही, मतलब मैं माजरत चाहता हूँ सर। रोज वो नीचे बिठा देते हैं, हमेशा तो इस वजह से लेट है। सर फर्ज करें मैं किसी दिन क्लास ना लूं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे या आपको टेंशन होगी? तो क्या मतलब मैंने आगे क्या पढ़ना दूने? मैं ज्यादा दफा लेट हूँ यार, और अगर मैं लेट हो भी जाऊं तो क्या मुझे कभी आज तक किसी ने कहा सर आप आए क्यों नहीं? मैं किसी वक्त अगर मैं इसी वक्त कहूँगा ना यार इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तो किसी ने कुछ नहीं सोचना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और अगर खुदा ना खास्ता एक आध मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो देखना यहाँ होना क्या। बल्कि उसको तो छोड़े, जब 20 मिनट जब रह जाएंगे, 20-25 मिनट, तो देखना अचानक होना क्या, पैकिंग शुरू हो जाना। तो सर मुझे भी कोई मोटिवेशन चाहिए। अगर मुझे महसूस हो कि बच्चे सीरियस है तो मुझे भी मजबूरन आना पड़ेगा। लेकिन यकीन माने हिस्टोरिकली पिछले दिन जितने क्लासेस हुई हैं, हमेशा हमारा एक ही बात पे झगड़ा रहा है। इस बात पे सर बहुत सर बस थक गए हैं, कल रहने ना दें। अगली एंट्रीज लिख रहे हैं आप? कल कितने बजे मुलाकात होगी? ये अब्दुल सर। एनी कंफ्यूजन सर लिखने के अलावा?
साथ साथ क्लियर रखिएगा, कोई इशू? सिर्फ क्या किया मैंने, कोई नया काम आप अपने लेजर देख के बताएंगे क्या किया मैंने, क्या की बजाय क्या किया मैंने? नहीं मैंने कुछ और नहीं किया। सिंगल कैपिटल अकाउंट जो बन रहा था मैंने उसे किन हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि उसे बैलेंसेस बना लें। जिस तरह ये एंट्री लिखी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट। ये जरा 1 मिनट मुबश्शिर साहब, जी सर जी नोट कर लिए प्लीज। तो लिखते नहीं रहा साहब, अगर कोई साहब लिख रहे हैं काइंडली बता दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी और आप में से भी। चलिए सर जी सीढ़ी बनाएंगे इन लेजर्स। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस शेयर कैपिटल अकाउंट? 5 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं 3 लाख टोटल बेटा, 1 लाख क्लोजिंग। तो कंपनी के केस में हमेशा कौन कौन सा लेजर अलग हो जाएगा? शेयर कैपिटल अलग और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग। देन बेटा इसके नीचे 1 साल और उसी तरह पूरा करना जिस हमने वहां किया था, लेकिन उससे पहले एक जरा छोटी सी चीज और पहले बोर्ड पे देख के समझेगा, फिर आप ये कहाँ लिखेंगे ये भी मैं बताता हूँ। अब इसी इन्हीं लेजर्स की बेस पे जरा एक कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाया जरा। कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम, so as on first year end, just a minute let me finish, as on first year end, फर्स्ट ईयर एंड आ गया इन फिगर्स की बेस पे। तो अगर कंपनी की स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली मींस डेफिनेटली एसेट्स, फिर एसेट्स में पहले कौन से नॉन करंट एसेट्स। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होनी, तो ऐसे परेशान भी ना रहिएगा, बस चेंजेस इंशाल्लाह साथ साथ जहां जहां होंगी बताता हूँ। देन फिर करंट एसेट्स, ठीक है सर। देन नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का एक टोटल हो जाएगा सर। देन सर उसके आगे हेडिंग क्या होती थी? चल एक मिनट बैठ, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब यहाँ जो वर्ड है कैपिटल की जगह एक नया वर्ड आ जाएगा इक्विटी, बल्कि नया तो नहीं शायद कहना चाहिए, जिस जमाने में मैंने आपको बताया था वर्ड कैपिटल, उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेटिवली इक्विटी वर्ड भी कैपिटल के लिए है, लेकिन यहाँ वर्ड कैपिटल अब यूज ही नहीं होना, उसकी जगह वर्ड हो जाएगा इक्विटी। इक्विटी जस्ट अ मिनट वो मैं बात करता हूँ। हेडिंग होगी कैपिटल एंड सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कौन सी हेडिंग की जगह कौन सी होगी? तो वहां ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में तो कैपिटल भी वर्ड चलता है, इक्विटी भी बोला जा सकता है, लेकिन कंपनी में इक्विटी ही वर्ड है। लेकिन इक्विटी में आना क्या है अब अपने लेजर्स देखें। शेयर कैपिटल की फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर होल्डर्स को अलहदा नजर आएगी। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल पिछला अगर आप लेजर्स इन मिलाएं तो वहां 6 लाख इकट्ठा आना था, लेकिन रादर देन कंबाइंड 6 लाख शेयर कैपिटल के सामने कितनी अमाउंट आ गई? जो अमाउंट ओनर्स ने इन्वेस्ट की है। और अगर ओनर ने कोई पैसे बिजनेस से कमाए हैं लेकिन उसमें से उन्होंने अभी डिविडेंड नहीं लिया है, तो उन पैसों का नाम क्या हो गया? रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर कितनी आ गई? 1 लाख। ऑब्वियसली इन दोनों को मिला के टोटल इक्विटी मींस टोटल कैपिटल कितना है? वो 6 लाख ही है, लेकिन द प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स इज सेपरेटली प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन सी चीज जो इकट्ठी नजर आती थी अब किन नामों के साथ अलग-अलग नजर आएगी? कैपिटल की अमाउंट पहले जो इकट्ठी नजर आ जाती थी अब वो शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से अलग नजर आएगी। देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो चेंज, नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी। नहीं बेटा नेट प्रॉफिट कहाँ है?
सर जी ना करें, याद है होने दें यार। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें, रिटेन्ड अर्निंग का लेजर देखें मेरा भाई, क्या ये लाख नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड लेस करके आया है, या क्या इस लाख में फिर 3 लाख जमा कर दूं यार? ऐसे तो ना कराओ यार। तो ये वर्किंग कहाँ हो गई है? ये कहीं हम वर्किंग्स में किया करेंगे, ये रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर्स वगैरह बनाया करेंगे, और उसका कौन सा बैलेंस बस यहाँ आया करेगा, क्लोजिंग बैलेंसेस फाइनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 5 लाख मैंने कौन सा लिखा, सीडी। 1 लाख कौन सा लिखा है, तो सीडी बैलेंसेस इंशाल्लाह हम कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, कहीं वर्किंग्स में, और वहां से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ सीडी लेके बात खत्म करते हैं। इज द क्लोजिंग इक्विटी 6 लाख, क्लोजिंग इक्विटी 6 लाख कंप्राइजिंग ऑफ 5 लाख शेयर कैपिटल एंड 1 लाख रिटेन्ड अर्निंग्स। चलो आगे, नेक्स्ट हेडिंग बड़ा वही है, कौन सी, कोई अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल्स नहीं उनकी लिख रहा, ये सिर्फ दिखा इसलिए रहा हूं कि व्हाट इज द ओनली चेंज, करंट लायबिलिटीज उसके बाद एज इट इज आएंगी, टोटल हो जाएगा इंशाल्लाह, सही कर रहे होंगे तो सब कुछ मैच हो जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। द ओनली डिफरेंस है कि अगर कंपनी के केस में आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो टोटल एसेट्स के बाद आपकी हेडिंग क्या होगी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी के फिलहाल 2 कौन से कंपोनेंट्स हमें पता चल गए हैं, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। डन सर। देन इस तरह करें, जो आप लेजर्स यहाँ बना रहे हैं उसके नीचे मैंने 1 साल का लेजर अभी एक्सटेंड करना आगे, तो जितनी जगह वहां लगी है तकरीबन उतनी जगह छोड़ दें, उसके नीचे जरा प्रेजेंटेशन बना लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स नजर कैसे आएंगे, और बाकी हेडिंग्स भी इसलिए लिख लें ताकि ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि कहीं कोई और चीज चेंज होगी। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह और चेंजेस आएंगी साथ साथ बताऊंगा, जो इस वक्त डिस्कस होगी वो नोट कर लें। पहले ऊपर से लेकर मेरे ख्याल एसेट्स तक लिख लें, बाद में बात नीचे में कर दूँ तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। देखो लास्ट लाइन वाले हजरात जरा तैयब कुछ नजर आ जाएगा, आखिरी फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स वाले, अब लिख लें, मैं कर देता हूँ ऊपर, अब टेंशन ना लें, ऊपर से लिखना शुरू करें, जैसे मुझे महसूस होगा पहुंच के मार, बल्कि सबसे ऊपर मैंने कंपनी सिर्फ लिख दी है, कंपनी नेम, क्वेश्चन में ढूंढा करेंगे कोई कंपनी नेम अगर है। आपस की प्लीज डिस्कशन अवॉइड किया करें, कोई इशू है तो यकीन माने में इसलिए आया नहीं बेटा, ड्राइंग्स का वर्ड तो वैसे ही खत्म हो गया, ड्राइंग का वर्ड अब हमारी बहस से निकल गया है, वो अगर दोबारा कभी सोल प्रोप्राइटरशिप की बहस करेंगे इंडिविजुअल ओनर की तो दोबारा आ जाएगा, वरना कंपनी में कौन सा वर्ड रिप्लेस होके कौन सा बन गया है, the word of drawings is now replaced by the word of dividend in case of the company. नहीं बेटा इस तरह भी ना करें, डिविडेंड लेस हो चुका है, डिविडेंड अब आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो डेफिनेटली लेस नजर नहीं आ रहा, लेकिन काइंडली अपना जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर देखें, क्या ये जो 1 लाख की फिगर मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स के सामने लिखी है, क्या इस 1 लाख की अमाउंट में से डिविडेंड लेस हो चुका है, तो वो ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वर्किंग नहीं होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये वर्किंग नहीं होगी प्लस माइनस वाली, उसके लिए इंशाल्लाह लेजर्स बनाया करेंगे, बाकी चीजें इंशाल्लाह और डिस्कस करूंगा, हमारे सामने सिर्फ सीडीज आएंगे और लेजर्स कहाँ बना लेंगे वो इंशाल्लाह वर्किंग्स में कहीं बना लिया करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बस नजर आया करेगा। डन है? और बेटा बिलाल नोट करो, ये नोट्स शेयर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर दूंगा, लेकिन काइंडली कुछ चीजें अपने हाथ से भी लिखें, अपने हाथ से भी लिखें, कुछ चीजें याद करने की कोशिश भी करें, लिख लिख के याद होती हैं। ये तैयब नीचे कौन बैठा है, तो बैठा क्लास में कौन, फुरकान साहब है नीचे क्लास में?
मिस्टर फुरकान बेटा आगे बैठा कर यार क्या हो गया? कौन सी चेयर है फाइनल कर? 250 बैठ। जी नोट कर लिए सर? करें जी, नीचे हेडिंग्स पूरी करें। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं, करंट लाइबिलिटीज में हमारी इस बहस में कोई चेंज नहीं। द ओनली न्यू थिंग इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एनी कंफ्यूजन? उस तरफ शेयर कर ले, कभी कभी इधर देख लिएगा, सारा ध्यान उधर। जी कोई नोट तो कर लिए? नोट पूरा कर लिए सर? जर्नल स्टूडेंट्स ये नोट कर लिए? वो जरा लेजर ऊपर बना रहे थे, जगह छोड़ ली ना उसके लिए, उसको एक्सटेंड करें जरा। अगले साल के ब्रॉड डाउन उठाएं, अगले साल के ब्रॉड डाउन उठा लें। नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठाएं ना बेटा। डिविडेंड का कौन सा लेजर बना लिया? डिविडेंड वैसे ही खत्म हो गया, एक्सटेंड अगर करना भी है तो जीरो हो गया। डिविडेंड का कितना बैलेंस रह गया? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग तो बना रहे थे, इनके सीडीज को बीडी बनाया। बना लेंगे सर? व्हाट विल बी द ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल? रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख। दोबारा अपने पिछले डाटा पे चलिए, मुझे कंप्लीट करवा दें, फिर बाकी लिखिएगा। जो सिंपल इकट्ठा कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें कर ली, वापस जाए प्लीज सर, प्लीज सर। प्रॉफिट वाली फिगर्स वही लिखवाएं ताकि ब्रेकअप फिर वही आ जाए। प्रॉफिट कितना आया था बताएं, किस लेजर में लिखूं, किस साइड पे लिखूं, फाइनल कर दें। कितना? 4 लाख। ड्राइंग्स वहां कितनी नजर आ रही हैं? कितनी नजर आ रही हैं? नजर ही कुछ नहीं आ रहा। उधर कितनी नजर आ रही हैं? लफ्ज बदलें, ड्राइंग से वर्ड बदलें। कहाँ लिखूं? इधर कहाँ डेबिट साइड भाईजान, कहाँ डेबिट साइड? कौन से लेजर में डेबिट साइड सर? डिविडेंड कितना? 3,50,000। शेयर कैपिटल में है, एक सेकंड बोर्ड पे देखें। शेयर कैपिटल में कोई इस साल ट्रांजैक्शन अगर नहीं है तो वाइंड अप करें, निकालें, फाइनल करें, सीडीज निकालने दोनों लेजर्स। ये शेयर कैपिटल का बीडी ही सीडी के बन जाएगा, क्योंकि इसमें फर्दर कोई शेयर इशुएंस नहीं है। अगर फर्दर शेयर इशू होते तो क्या डबल एंट्री करते? ये जो बातें होती है ना, जब ये बातें शुरू हो जाए, एंट्री क्या करते, इसमें पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है, वरना बात बनती नहीं है। क्या एंट्री करते? कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली क्रेडिट। फिर ये चेंज हो जाता, जो शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बनता वो बनना चाहिए था, लेकिन अगर चेंज नहीं आया तो ब्रॉड डाउन ही कैरिड डाउन एज इट इज बन गया। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में जाएं, 5 लाख हो गया टोटल, तो 150 सीडी समझ आता है। 1 लाख ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स पिछले साल से आ रही हैं, वो लाख, और इस साल फर्दर कितने अंडर ऑन प्रॉफिट्स हैं। तो शायद वो काम जो हमें वर्किंग करनी पड़ रही थी, जरा दोबारा देखें, जरा 6,50,000 नजर आता है। तो सेग्रीगेशन से एक स्टेट में फायदा ये भी नजर आ रहा है कि हमें वो सेग्रीगेशन की भी जरूरत नहीं है, वहां से स्टेट में पता चल रहा है कि ओनर्स ने इन्वेस्ट कितना किया हुआ, 5 लाख, और कितने प्रॉफिट्स उनके हैं जो कमा लिए लेकिन ड्रॉ नहीं किए, वो 150,000। बाकी 5 लाख प्लस 150, टोटल इक्विटी अभी भी कितनी है? 6,50,000 है। यहां तक फिगर्स जो आई हैं क्लियर होगी? ये आप जरा जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनाने की कोशिश करें, अगर सेकंड ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो
तो अब इस शेयर कैपिटल के बेटा सामने कितना नजर आएगा? 5 लाख 5 लाख। और अब रिटेन अर्निंग से सामने कितना नजर आएगा? 50 आएगा यार। 50 नहीं आएगा, वो सिर्फ फॉर द ईयर है। क्या कुछ पिछला बैलेंस भी अभी अनड्रॉन है? तो वो जो फिगर्स आपके पास आई है जरा देखें, जो अभी अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी। 5 लाख की जगह तो 5 लाख ही क्यों होगा? सेकंड ईयर के एंड पे भी अनचेंज फिगर है, लेकिन 1 लाख की जगह 150। तो वंस अगेन सीडी बैलेंसेस आएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो भी इनकी वर्किंग है वो फिर लेजर फॉर्म में हम अलग अपनी वर्किंग्स वगैरह में कहीं किया। डन है प्लीज। 5 लाख शेयर कैपिटल होगा और 1,50,000 रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर होगी। प्लीज क्लियर है मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देख लें, दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं, वैसे विजुलाइज कर लेंगे सर। जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर वैसे ही जरा ट्राई करें ध्यान में। जरा ब्रॉड डाउन कितना नजर आएगा? इसमें क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, क्या आ जाएगा? तो मेरी तरफ देख के जरा यहाँ से ऑनवर्ड्स 4 चीजें जो रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में है वो अब टिप्स पे होनी चाहिए। ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। सॉरी मैंने आपको सही नहीं बोलने दिया, जरा इंडिविजुअल बोलना जरा। Brought down retained earnings plus profit for the year minus dividend is equal to closing। अब ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट पेज निकाल लें, घड़ियां सारी देख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह कह के अभी टाइम है हमारे पास, एक नया पेज निकाल। आप में से जो आज नए हजरात आए क्लास में, आपके पास बुक्स अवेलेबल है? नहीं, आप नए तो नहीं आए सर। जो हजरात नए हैं इनके पास वॉल्यूम 1 अवेलेबल है? जिन हजरात के पास नहीं जरा बता दें ताकि मुझे पता चले। कोई नहीं मसला, साथ वाले के पास, आपके पास क्यों नहीं? घर रह गए, मतलब मैं ये तो नहीं पूछा। घर तो सबका ही रह गया, मेरे पास भी नहीं है। मीन से किसको मिला नहीं है। मेरे ख्याल थोड़े से लोग हैं, काइंडली साथ वालों के पास शेयर हो जाएगा फिलहाल, अगर जरूरत पड़ी आज। चले कोशिश करना जरूरत नहीं पड़े। रजिस्टर का नया पेज तो है ना, चेक करेंगे खाली सफा है। हेडिंग लिखा जरा प्रॉपर्टी प्लांट नहीं कितना। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह टेंशन ना लें, आपका कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप पढ़ने वाले लोग हैं, आपकी टेंशन नहीं मुझे। बस कर दें सर, बस कर दें सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी सर अच्छा हो गया आप लोगों ने वर्ड को बोल दिया है। क्या कभी हेडिंग ये पहले भी आपने जिंदगी में लिखी है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी इसकी एब्रीविएशन एक बनाई थी हमने, वो छोड़ दें, वो जरूरी नहीं इतनी। एग्जांपल्स बता दें। चले बाकी मैं बताता हूँ, ब्रैकेट में लिखे आइए 16, ये याद है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे बेटा डिस्कशन है सारी, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 ये था। These are those tangible assets, अब ये लिखने की जरूरत नहीं इस वक्त, वैसे जहन में जरा रिवाइज कर लेते हैं। ये tangible assets के लिए वर्ड है। tangible means जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, which are held for use and they have a useful life of more than 1 year. For example, land, building, plant and machinery, motor vehicles, furniture, equipment, etc. ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने बोली हैं, अगर आपने यूज के लिए रखी हैं बिजनेस में और नॉर्मली इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, तो these assets are called as property, plant and equipment according to the international accounting standard number 16। ये बड़ा हमने डिस्कशन की हुई है पहले, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो पहले हमने डिस्कस नहीं की थी। हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है उसकी एक शॉर्ट सी समरी अपने पास लिखना शुरू कर।
इनमें ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली चीजें हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी एक्सेट्रा है, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम खरीदें, एक सेंटेंस लिखने से स्टार्ट। इनिशियली जब भी आप कोई एसेट खरीदें, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एन आइटम ऑफ, बल्कि ऊपर हेडिंग के साथ अगर एक एब्रिविएशन बना लें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। PPE स्टैंड्स फॉर, डेफिनेटली ये एब्रिविएशन बोलना जरूरी नहीं होता, लिखने में अगर कभी डिस्कशन करते हुए टाइम सेव करना पड़े तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, initially an item of property plant and equipment is measured at cost, और कॉस्ट का वर्ड अंडरलाइन करो। कभी भी अगर आप मशीनरी खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, मोटर व्हीकल खरीदें, फर्नीचर खरीदें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कोई भी आइटम खरीदें, तो इनिशियली उसे जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे, एसेट खरीदेंगे डेबिट करेंगे, तो आप किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? कॉस्ट से डेबिट करेंगे। लेकिन बेटा कॉस्ट डजंट मीन्स परचेज प्राइस ओनली। कल मेरे कहने पे आपने बहुत कुछ रिवाइज घर में किया, क्या मैं ये अजम्पशन ले सकता हूँ? हरगिज नहीं। आपने पहले सुना हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट खरीदा है तो यकीनन उसकी एक परचेज प्राइस होगी, लेकिन उसे अपने बिजनेस प्रेमिसेस तक लाने के लिए कैरेज इनवर्ड्स होगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, वायरिंग कॉस्ट होगी, ऑल अमाउंट्स इंकर्ड to bring the asset into working condition कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। अगर मशीनरी पाकिस्तान से बाहर से कोई इंपोर्ट हो गई है तो कस्टम ड्यूटी भी ऐड हो जाएगी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी ऐड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वगैरह वगैरह, यकीनन आपने कल रिवाइज किया लग रहा है, लेकिन बाकियों ने इसलिए रिवाइज नहीं किया, पहले ही आता। तो कॉस्ट डजंट मीन्स परचेज प्राइस। चंद एक बातें मैंने की हैं, जरा तरतीब से बोलना। परचेज प्राइस डेफिनेटली आएगी इसमें, लेकिन परचेज प्राइस प्लस अगर इंपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स को भी बीच में मिला लें जरा, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कैरेज इनवर्ड्स, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, तो उन सब को मिला के जो टोटल अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। तो हम इनिशियली कोई भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसने कॉस्ट पे ही मुहैया होना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अच्छा, आप में से कुछ हजरात जरा PRC से भी आए हैं, आपको बड़ा ये बात जो मैंने अभी की है, कुछ आइडिया है इसका? मुकरना जी का मुझे पता है उसको भी सिलेबस में क्या क्या है, मैंने आज आते हुए पहले पूछा सबसे, मेरा ख्याल इसका आइडिया है आपको। कॉस्ट डजंट ओनली मींस दिस, कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, बल्कि आपको तो शायद ज्यादा भी आइडिया, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने आपसे पूछा। कोई कंफ्यूजन बहरहाल किसी नौजवान को? नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से मेरी मुराद क्या है पहले वो समझ लें, बस हेडिंग लिख लें, बाकी जो नीचे मैं कर रहा हूँ वो रुक जाएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस है, पहले बल्कि इसी को एक्सप्लेन करना नीचे भी। स्टेट एसेट खरीदने के बाद, एसेट को इनिशियली अपनी बुक्स में डेबिट करने के बाद, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट आ जाती है, ये एंड आ जाता है, तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली चीजें आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं? एसेट आपने खरीद लिया या बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, खरीदने या बना लेने के बाद ये एंड आ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में आया, उसमें फिर ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह आएगी सर। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस मेजरमेंट ऑन बैलेंस शीट, देख लें ब्रैकेट में, मेजरमेंट ऑन, बल्कि बैलेंस शीट वर्ड में भी ना सुनो, मेजरमेंट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
measurement on statement of financial position date. इनिशियली जब मैंने ऊपर वाली लाइन में वर्ड लिखा तो उससे मीनिंग उससे मुराद क्या है, मीनिंग क्या है उसका? नहीं, फर्स्ट ईयर मतलब जैसे ही खरीदा है या बनाया है, जैसे ही खरीद, किसी भी दिन, ये जरूरी नहीं कि पीरियड के स्टार्ट पे ही एसेट आया हो, मिड में आया हो, 3 महीने पहले आया हो, 1 महीने पहले आया हो, 15 दिन पहले आया हो, जब भी वो आया है, जब भी वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया, ये वर्ड पता है किसी को? जब भी वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया तो उसे कॉस्ट पे डेबिट करना। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट आ जाएगी और ये एसेट अभी भी आपके पास है, तो उसे फिर कैसे मेजर करेंगे? अब हेडिंग को समझ गए? हेडिंग समझ गए सर? किस दिन की बात तकरीबन हो रही है, कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की बात हो रही है। तो देन बड़ा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के, अब ये बात जरा काइंडली थोड़ी सी पहले सुननी है आपने। IAS 16 मींस, ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, इसमें देयर आर 2 choices to measure subsequently the item of property, plant and equipment. डरे बगैर पहला सुनो, वन इज कॉस्ट मॉडल। आप इस बहस को छोड़ दें, ये कॉस्ट मॉडल क्या चीज है मैं फर्दर बताता हूं। आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में ला रहे, क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट कॉस्ट पे आता है या डब्ल्यूडीवी पे? डब्ल्यूडीवी मींस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मींस कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट पे नजर आता है, कॉस्ट पे नजर आता है। कैरिंग अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये जो हम करते थे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको कहते हैं कॉस्ट मॉडल। तो इन अदर वर्ड्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मींस डब्ल्यूडीवी निकालने का एक मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल। डब्ल्यूडीवी ने कहा आना होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो वन वे टू कैलकुलेट डब्ल्यूडीवी इज कॉस्ट मॉडल, जो वही है जो हमने पहले पढ़ा। पहले ये नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस वक्त हमें पता ही इस मॉडल का था। So what is the first model to measure WDV on the statement of financial position? How to find out the carrying amount according to the cost model? कॉस्ट ले लें, वो कॉस्ट ले लें जो आपने इनिशियली रिकॉर्ड की है, वो सारा खर्चा जमा करके कॉस्ट ले लें, और उसमें से क्या करें? बस लेस क्या 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 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से क्या माइनस कर दें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या सिर्फ डेप्रिसिएशन? पिछले जितनी सालों की एक्यूमुलेट हुई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट तक, उसको लेस करके जो फिगर आएगी, उस फिगर पे अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपना एसेट लिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हुई है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट मॉडल। यकीनन इसको डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं, और वर्ड भी है, बुक वैल्यू भी कहते हैं, लेकिन यहां से ऑनवर्ड्स हम कोशिश किया करेंगे कि सबसे अच्छा वर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यूज किया करें, दैट इज व्हाट? कैरिंग अमाउंट। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बहरहाल वो डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू वर्ड्स गलत नहीं है, वो भी यूज होते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड क्या है? ज्यादा बेहतर वर्ड कैरिंग अमाउंट है। कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो मैंने सेंटर में अब एक लाइन लगाई है, तो पेज के सेंटर में आप भी लाइन रख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ये लिखें। बाकी डेफिनेटली बेटा अब ये डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो पता है ना सबको? क्या वो तो एसेट कितने से कम हो गया मींस पिछले सारे सालों की जो डेप्रिसिएशन है उन्हें कंबाइन किया। डेप्रिसिएशन दैट हैज बीन चार्ज, कब से कब तक? डिस्पोजल ना बोलिएगा, डिस्पोजल नहीं हुई है, डेट ऑफ परचेज से लेके बैलेंस शीट डेट तक, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, टोटल एक्यूमुलेटेड है। ये किसी एक साल की है, पिछले सारे सालों की है? ऑब्वियसली अगर एक साल गुजरा फिर एक साल की है, 6 महीने गुजरे 6 महीने की है, लेकिन अगर 5 साल गुजर गए, जितना भी अरसा गुजर गया उतने अरसे की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन है सर? तो वन वे टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट इज कॉस्ट मॉडल। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की थोड़ी सी और डेप्थ में अंदर जरा चले जाए, अंदर इन सेंस ये कैसे? पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है,
फिर डेप्रिसिएशन के 5 मेथड्स हैं सर जी, हैं सर, कौन कौन से हैं? 3 कर दें, बाकी 2 मैं करता हूँ। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ डिजिट्स, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट्स, मेथड सर मेथड ही मेथड। तो ये सारी जो स्टोरी कॉस्ट मॉडल वाली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरे साथ काफी ज्यादा बहस की हुई है, आपने मेरे साथ काफी बहस की हुई, तो मैं अज्यूम नहीं करूंगा आप टेंशन ना लें, लेकिन इतना अज्यूम जरूर करूंगा कि आपको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का पता है। लेकिन देयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट, ये और बीच में लिखना जरा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के 2 मॉडल्स हैं। नंबर 1 कौन सा? कॉस्ट मॉडल। जो नंबर 2 मैं लिखने लगा हूं, ये हमारे लिए नई चीज है, तो पहले सिर्फ अपने वर्ड्स लिखने हैं। सेकंड मॉडल है रिवैल्यूएशन मॉडल। इनिशियली एसेट ने कॉस्ट पे ही आना है, सब्सीक्वेंटली कॉस्ट मॉडल भी यूज किया जा सकता है, और अगर बिजनेसेस चाहें, कंपनीज चाहें, तो कौन सा मॉडल भी यूज कर सकती हैं। अब रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, कैसे होता है, वो सब कुछ इंशाल्लाह मैंने बताना है, लेकिन इनिशियली इस तरह से जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, एक साथ कर लें जरा। रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, कॉस्ट की जगह रिवैल्यूड अमाउंट वर्ड आ जाता है। रिवैल्यूड अमाउंट है, क्या करें, थोड़ा सा सुन तो नहीं, आपको क्या पता रिवैल्यूड अमाउंट, मुझे बता तो नहीं। कभी आपने मार्केट वैल्यू वर्ड सुना, कभी फेयर वैल्यू वर्ड सुना, वही मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू है। तो रिवैल्यूड अमाउंट मींस फेयर वैल्यू की बात हो रही है। तो रादर देन कॉस्ट, एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पे आ जाएगा। रिवैल्यूड अमाउंट मींस फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। फेयर वैल्यू मींस, और देन फिर इस रिवैल्यूड अमाउंट में से लेस करके अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट की जाए, इसमें से क्या लेस करके क्या फाइंड आउट किया जाए, रिवैल्यूड अमाउंट में से अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट माइनस करके, सॉरी, कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट की जाए, तो आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे होंगे? व्हाट इज द मीनिंग कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज द मीनिंग WDV? व्हाट इज द मीनिंग बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट एंड WDV? असल में ये वो अमाउंट्स है जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, दोबारा अपने इधर में स्टार्ट में, नॉन करंट एसेट्स, मशीनरी, किस अमाउंट पे उसने आना है? WDV कहते थे हम। उसी फिगर का नाम क्या है, उसी फिगर का एक और नाम फाइनली क्या है? तो कैरिंग अमाउंट सिंपली मींस, अगर मैं कभी लफ्ज इस्तेमाल करूं, कैरिंग अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसा ऐसा कैरिंग अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आनी चाहिए। और नॉन करंट एसेट्स में जो एसेट के सामने अमाउंट्स आनी, उनकी बात हो रही है, और डेफिनेटली WDV की बात हो रही है, WDV या बुक वैल्यू ही की बात हो रही है। लेकिन काइंडली कौन सा वर्ड जरा हजम करने की कोशिश करें। तो रिवैल्यूड अमाउंट सिंपली मींस फेयर वैल्यू, रादर देन कि आप कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करें। अगर आप एसेट्स को उनकी मार्केट वैल्यू पे ले आए और फिर उन्हें डेप्रिशिएट करें, तो ये कौन सा मॉडल होता है? तो रिवैल्यूएशन मॉडल में भी कैरिंग अमाउंट आ जाती है, सभी आ जाती है। कैसे आ जाती है यार? तो अब यहां से ऑनवर्ड्स हमने क्या शुरू करना है? रिवैल्यूएशन मॉडल, हेडिंग लिखें। चले शुक्र, लगता है फ्रेश हो गए भाई, फ्रेश हो गए, आंखें अचानक खुली। वो बेटा ये किन चक्करों में पड़ गए, आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा, वो पहले कर तो लो। तो बेटा मैंने अभी रिवैल्यूएशन का बताया कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन का दोबारा बता दें। रिवैल्यूएशन का मैंने अभी तक आपको क्या बताया? बेटा फिजान जाने दे यार, उससे नहीं, फिजान नहीं, सॉरी, उमर साहब, उमर जाने दे, उससे मैं बताने लगा, अभी शुरू करने लगा। मैंने अभी सिर्फ आपको क्या बताया है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कौन सा वर्ड किस वर्ड से रिप्लेस हो गया, जल्दी जल्दी, और लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हो। अब बेटा अगर रिवैल्यूएशन मॉडल आपने अडॉप्ट करना है तो बुक्स खोलना, बुक का जरा पेज नंबर 2 ढूंढना है।
ये कोई टाइम है बुक खोलने का? तकरीबन मेरा ख्याल है जरा पेज के सेंटर में, सेकंड पेज के मिड में आपको एक रिवैल्यूएशन मॉडल की हेडिंग दोबारा नजर आएगी। एक तो वही चीज है जो मैंने भी लिखवाई है आपको, ये सेकंड जो नीचे रिवैल्यूएशन मॉडल मिल गया सर? ये बेटा आपके सामने बुक खुल गई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जरा देखें अपनी स्क्रीन, आपको तो बुक खोलने की भी जहमत नहीं करनी पड़ी। चंद दिन बेटा हम इंसान मिलजुल कर गुजारा कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल, पेन रखें जी आप। क्या रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना कंपलसरी है? ये और है बीच में जो अभी लिखा है वो जरा रजिस्टर में एक नजर देखें। कंपनीज अगर चाहें, अच्छा यहां से ऑनवर्ड मैं कंपनीज की बातें इसलिए क्या करूंगा क्योंकि हमारी बहस ही कंपनीज की। कंपनीज अगर चाहें तो कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकती हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकती हैं, ये चॉइस है। लेकिन अगर कोई कंपनी इस चॉइस को अवेल करके रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना चाहती है तो वो अकाउंटिंग कैसे करेगी, अब हम ये डिस्कस करने लगे। अगर कोई कंपनी है जो कॉस्ट मॉडल यूज करना चाह रही है तो वो इनिशियली क्या करे, कॉस्ट पे अपने एसेट को डेबिट करे और सब्सिक्वेंटली क्या करे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय सेलेक्टिंग मेथड, बाय सेलेक्टिंग यूजफुल लाइफ, रेट एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन चार्ज करे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके कैरिंग अमाउंट बना ले। क्या आपको इन बातों का आइडिया है? लेकिन आपको किस बात का आइडिया नहीं है? तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। इज रिवैल्यूएशन मॉडल इज कंपल्सरी टू बी अडॉप्टेड? चॉइस है, लेकिन अगर अडॉप्ट हो जाए तो पहला काम क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन कर। इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज अडॉप्टेड, carrying amount is compared with the fair market value, fair value of the asset at the date of revaluation। ये सेंटेंस जरा दो दफा बोल दो, किसको किससे कंपेयर करना? कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? ठीक है WDV, ठीक है WDV, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है WDV ठीक है, कम से कम पुराना वर्ड ही सही सेट करना पहले। जी सर एक एग्जांपल देखा था। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम रिवैल्यूएशन डेट है 30th June 2010। व्हाट इज द मीनिंग रिवैल्यूएशन डेट? कंपैरिजन। रिवैल्यूएशन डेट कंपैरिजन करने की डेट है। किसको किससे कंपेयर करना है रिवैल्यूएशन डेट पे? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू पे। तो सपोज रिवैल्यूएशन डेट है 30th June 10। आपके पास कोई मशीन थी, डाटा लिखा हुआ, आपके पास कोई मशीन थी, उसको जब खरीदा था तो 5 लाख की आई थी, 1,50,000 तक उसको डेप्रिशिएट आप कर चुके हैं। तो मेरे वर्ड्स हजम होते हैं सर? देयरफॉर 3,50,000 की ये मशीनरी रह गई थी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 350? कैरिंग अमाउंट WDV। अब जब आप कंपैरिजन करने लगे हैं, रिवैल्यूएशन करने लगे हैं, तो फिर आपने अब इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना होता है रिवैल्यूएशन डेट की फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू से। क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट से डिफरेंट हो जाए? ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो फोर्थ लाइन पढ़े। लेट्स अज्यूम जब आपने रिवैल्यूएशन की 30th June 2010 पे, डाटा आपको डिफरेंट एग्जामिनर बताएगा, आपने खुद नहीं सोचना। तो फेयर वैल्यू थी इस मशीन की 6 लाख रुपीस। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज द फेयर वैल्यू? कैलकुलेटर अलाउड है, डिफरेंस बताएं। 2,50,000 नहीं बेटा, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू वो तो बाद में आएगी, डेप्रिसिएशन उसी लम्हे चार्ज तो नहीं होगी, वो तो बाद में चार्ज होगी। व्हाट इज द डेट ऑफ कंपैरिजन? 30 जून 10 की मार्केट वैल्यू, वो तो बाद में फिर डेप्रिसिएशन शुरू होगी ना करोगे। तो मार्केट वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट कितनी है? आपकी बुक्स में ये मशीन कितने की है? 3,50,000। अब आपकी बुक्स में ये मशीन कितने की है? कितने की थी? जब कंपैरिजन हुआ तो कितने की रह गई थी? 350,000 की। मार्केट में कितने की है? अपनी मशीन समझें, कैसा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? क्या आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
क्या आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 6 लाख गेन है, डिफरेंस गेन, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेच दिया है, कोई नहीं बेचा है, जस्ट कंपैरिजन हो रहा है। इज इट एक्चुअल गेन, इज इट एक्सपेक्टेड गेन? इसको यहीं छोड़ दें, उसके नीचे लिखा हो जो छोड़ ही जाए, ना करें ऐसे, थोड़ा सा टाइम अभी रहता है। एक सेकंड पॉइंट ढूंढे जरा, एक रिवॉल्यूशन ढूंढे, एक और एग्जांपल लिखिए 30 जून 15, इसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे 30 जून 15। वो एग्जांपल में क्या होना है अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपके सामने मैंने फिगर्स रखी हैं। तो अनदर एग्जांपल जिसका उससे कोई लिंक नहीं है, लेट्स से एक बिल्डिंग है 30 जून 15 पे, कितने की खरीदी थी, कितने की रह गई है 30 जून 15 पे? 11 लाख की, 4 लाख डेप्रिशिएट होके 11 लाख की कैरिंग अमाउंट रह गई है। 15 लाख की रह गई है या 11 लाख की रह गई है? 15 लाख की थी, कितने की रह गई है? अब ये बिल्डिंग मेरी समझ लें, नहीं अभी आप बच्चे हैं ना जरा। लेट्स अज्यूम इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रह गई है। अचानक आवाज किधर गई है? डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, डिफरेंस लें। 950 मुझे कैसा लगना चाहिए? हम नॉर्मल लोग हैं, पहले मेरा ख्याल ये फाइनल करना है। 950,000 ठीक है सर, अल्लाह नसीब है सर, अगर वो हो सकता है तो इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कर लेता अगर जीरो रह जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो रह गई है, लेकिन कितने से मार्केट वैल्यू कम होगी, कितने से? क्या ये गेन एक्सपेक्टेड है? हमें कैसे पता चलेगा कि गेन है लॉस है यार? अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट एग्जांपल देखें, अगर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो गेन है, और अगर फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है, क्या ये एक्चुअल लॉस है? ना ये एक्चुअल लॉस है, ना वो एक्चुअल गेन है। ये जस्ट एक कंपैरिजन किया है फॉर द पर्पस के पता चले कि गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर लॉस एक्सपेक्टेड भी हो तो क्या इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है? इस कॉन्सेप्ट की बहस बीच में आ गई सर, तो ये बहस इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन कल से बैग कब बंद हुआ करेगा? जब मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह बाकी बहस कल करें, वरना बार बार बैग खोलना पड़ता ना करें। इस तरह की हरकतें छोड़नी पड़ेगी। कब से? क्या कोई एतराज नहीं उठाएगा भी 5 मिनट रहते हैं, 20 मिनट क्लास भी लेट शुरू हुई है, 20 या 25 मुसलसल अब काउंट करना पड़ेगा मुझे। अल्लाह हाफिज। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगी? तो बेटा जाने दे गुस्सा यार, का मालूम मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएट कब होती है, वो तो बाद में हम करेंगे तो होगी ना। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी ना, मार्केट वाले ने थोड़ी की होगी, उन्हें क्या पता मार्केट वैल्यू क्या होती है, उन्हें